अच्छा, हम बात कर रहे थे अबाउट, अभी तक हमने ये सारा सिस्टम, ब्लड कंपोनेंट्स, उसके फंक्शन के ऊपर हमने बात कर ली है। अब हमने बात करनी है जो बाकी हमारा पार्ट रह गया है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, कि जो हार्ट होता है उसके अंदर कंडक्शन कैसे होती है। ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इधर से। कंडक्शन सिस्टम इज इक्वल टू हार्ट बीट एंड पंपिंग। वही जो हार्ट बीट कर रहा है, जो पंप कर रहा है, उसको हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारा इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, बेसिकली इसके अंदर नोड्स होती हैं। ठीक है। इस चीज़ को आपने समझिए, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए लिखा है यहाँ पे आपकी स्लाइड से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। पहली है एस ए नोड। एस ए नोड जो है बेसिकली जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड द राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, वो और बेसिकली वेसल है जो कि ब्लड की को लेके आती है टुवर्ड्स हार्ट। अब वो इंटर करेगी हार्ट के अंदर। मैं अगर आपको यहाँ से डायग्राम, यहाँ पे शायद मैंने रखी हो, नहीं है, मैं गूगल पे कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली ये जो हार्ट की डायग्राम है, तो ये सुपीरियर वेना केवा ये आ गया, और ये राइट एट्रियम है। तो यहाँ पे जो है वो कौन मौजूद होगा, साइनो एट्रियल नोड मौजूद होती है। प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट आर्टरिया। ये पेसमेकर है। पेसमेकर क्या होता है, इसने जनरेट करनी होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। एक वो इंपल्स की हार्ट को जो बीट करने के लिए, जो कंट्रैक्ट करने के लिए जो एक सिग्नल चाहिए, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, साइनो आर्टरियल नोड से स्टार्ट होता है। ठीक है। और सॉरी, साइनो आर्टरियल नोड से स्टार्ट होता है। प्राइमरी पेसमेकर, पेसमेकर अक्सर आपने देखा होगा जो हार्ट के इश्यूज होते हैं, ये जिनके अंदर ये जो कार्डियक वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई डिवाइस लगाई हुई है, उसको पेसमेकर कहते हैं। वो बेसिकली हार्ट को सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, माइनर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि हार्ट की प्रॉपर पंपिंग को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटर नोडल पाथवेज। along the myocardial cell of the atria conduct lacking impulse from SA node to atria। अब नेक्स्ट जो है वो इंटरनोडल पाथवेज आ जाएंगे, जो कि ये आर्टरियम है, ये पूरा आर्टरी है। तो यहाँ से वो जो सिग्नल आया है, जो साइनो आर्टरियल नोड ने जो इम्पल्स जनरेट की है, वो आगे इसके अंदर कौन ट्रांसफर करेगा, इंटरनोडल पाथवेज। उसके बाद एवी नोड आ जाती है। एवी नोड जो है बेसिकली स्पेशलाइज सेल है ऐसे नोड की तरह, लेकिन एट द जंक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रिको वेंट्रिकल नोड। ये क्या करते हैं, ये आगे एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो है वो इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब जिस तरह से ट्रांसफर होता है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसी तरह जो है वो कंट्रैक्शन हो रही होती है हार्ट की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये जो आर्ट्रिया है, ये जो एवी नोड है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये वाला, डिले अलाउ आर्ट्रिया टू कंट्रैक्ट एंड वेंट्रिकल टू फिल। तो बेसिकली ये जो एवी नोड है, ये आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में टाइम, जब वो इम्पल्स को लेके जाती है तो ये डिले करती है। डिले क्या करती है कि आर्टरिया और वेंट्रिकल एक ही टाइम पे कंट्रैक्ट ना कर जाए। ठीक है। तो ये जितनी देर में ये वहां से आर्टरिया से वेंट्रिकल की तरफ मूव करती है, उतनी देर ये इनफ टाइम होता है कि आर्टरिया पूरी तरह कंट्रैक्ट कर जाए और वेंट्रिकल पूरी तरह फिल हो जाए। ठीक है। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई डिसऑर्डर आ गया, ये पूरा कंट्रैक्ट हो पहले, तो ये खून इधर भेजेगा ना। और अगर ये कंट्रैक्ट पूरा ना हुआ तो इसका मतलब ब्लड जो है वो इसमें रह जाएगा थोड़ा सा, और ये आगे चला जाएगा, तो इसकी वजह से इशू आ जाएंगे। तो ये जो एवी नोड है, ये डिले करती है, एक इतना टाइम, इनफ टाइम दे देती है कि राइट एट्रियम से प्रॉपरली जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर, या एट्रियम से ब्लड जो है प्रॉपरली वेंट्रिकल के अंदर आ जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, बंडल ऑफ हीस हैव अ सेप्टम टू सेपरेट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ये बेसिकली सेंटर में मौजूद होते हैं। और एवी नोड टू वेंट्रिकल, यानी कि एवी नोड, ये जो एवी नोड है यहाँ पे मौजूद होगी, वहां से वेंट्रिकल के अंदर जो नर्व ट्रांसफर होनी है उसको ट्रांसफर करेगा हमारा बंडल ऑफ हिज। ठीक है। पूरे एट्रियम, पूरे वेंट्रिकल के अंदर जिसने जो सिग्नल्स को फैलाना है, वो हमारा बंडल ऑफ हिज है। राइट बंडल भी है इसकी और लेफ्ट बंडल भी है, और ये सेपरेट होते हैं बाय सेप्टम। ठीक है। सेप्टम एक काइंड ऑफ एक ऐसी लेयर है जो कि नर्व इम्पल्स की एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर को रोकती है। ठीक है।
मतलब ये ना हो कि इधर से सिग्नल इसको चला जाए, ठीक है। तो ये बीच में सेप्टम होते हैं, बंडल ऑफ फेज। यहाँ से इसका सिग्नल, यहाँ से इसका सिग्नल, आपस में एक दूसरे का इनका जो है ना वो सिग्नल ना आ जाए, तो वो बंडल ऑफ फेज इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, लेफ्ट इंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल ब्रांचेस, ये आपका वैसे स्लाइड्स का पार्ट नहीं है। लेफ्ट बंडल ब्रांच फर्दर डिवाइड इनटू लेफ्ट एंट्रियल एंड लेफ्ट पोस्टीरियर ब्रांचेस, ट्रांसमिट इम्पल्स टू लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो लेफ्ट साइड, सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, जो राइट साइड होती है वो तो होती है छोटी, ठीक है। अगर आप हार्ट की ये वाली साइड होती है छोटी, ये बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। तो दिल का अगर चार चैम्बरों में सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है कि जो बंडल ऑफ हिज है इसकी वो मजीद डिवाइड होकर उसकी अपनी मजीद जो है सेग्रीगेशन कर लेता है, ताकि इस पूरे पार्ट को कंट्रोल किया जा सके सिमिलटेनियसली। जबकि ये बाकी तीनों पार्ट जो हैं ये छोटे होते हैं। इसने सिर्फ लंग्स की तरफ भेजना है, और इसने सिर्फ वेंट्रिकल की तरफ, इसने भी सिर्फ वेंट्रिकल की तरफ। ये जो पार्ट है इसने पूरी बॉडी की तरफ खून को भेजना होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट होता है। एंड लास्ट इज परकिंजी फाइबर, जो कि टर्मिनल पॉइंट होता है कंडक्शन सिस्टम का, और मायोकार्डियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी कि लास्ट पार्ट होता है। और ये मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं, ये हार्ट के जो सेल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है कि ये वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करे और कंट्रैक्ट करके ब्लड को जो है वो फर्दर ऑन सप्लाई कर दे पोर्शन की तरफ। क्या मतलब है कि इसके जो परकिंजी फाइबर होंगे वो इसको कंट्रैक्ट करवाएंगे और ब्लड को भेज देंगे टुवर्ड्स लंग्स, और इसके जो परकिंजी फाइबर होंगे वो इसको करवा के इसको भिजवा देंगे टुवर्ड्स द होल बॉडी। कार्डियक साइकिल दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पहला डायस्टोल है, दूसरा सिस्टोल है। डायस्टोल बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ पे रिलैक्स एंड अलाउ आर्टरिया टू बी फिल्ड विद ब्लड। इसके अंदर जो आर्टरिया हैं, जो हमारे ऊपर वाले दिल के ऊपर वाले दो सेक्शन हैं, वो रिलैक्स करते हैं और उनके अंदर खून भर रहा होता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल रिलैक्स, उसके बाद क्या करता है? वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, एंड वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीजेज देन द आर्टरियल प्रेशर। वेंट्रिकल क्या करेगा? अपने आप को फैला लेगा, रिलैक्स कर जाएगा, कंट्रैक्ट, दबा हुआ नहीं है, प्रेशर नहीं है। जैसे वो रिलैक्स करेगा तो खून जो है वो आर्टरिया से कहाँ आर्टरिया से वापस जो है वो नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। पहले वेंट्रिकल आर्टरियल रिलैक्स कर रहा था, तो वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से जो ब्लड है बॉडी से और उधर जो है वो लंग्स से एट्रिया में आ रहा था, दोनों एट्रिया में एट अ टाइम आता है, ठीक है। वहां से उसके बाद जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेगा और उसका प्रेशर हो जाएगा कम, तो वो जो ऊपर वाला ब्लड है वो आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, यानी कि नीचे वाले पार्ट्स के अंदर। Seminal wall close and then AV wall get open. Atria contract and push blood into the ventricle. अब सेमिनल वॉल कौन से हैं? बेसिकली ये सेमिनल वॉल है, और ये हमारे ठीक है, हाँ, आर्ट्रिको वेंट्रिकल वॉल है। ये आर्ट्रिको वेंट्रिकल वॉल है, ये भी और ये भी। और ये जो दोनों सेंटर में लगे हैं, इनको कहते हैं सेमिनल वॉल। इनके अपने अपने नाम है, ये पल्मोनरी वॉल है, ये आर्टिक वॉल है, ये मिट्रल है, ये ट्राइकास्पिड है, लेकिन इनके जनरल नाम क्या है? आर्ट्रिको वेंट्रिकल, आर्ट्रिको वेंट्रिकुलर। और ये दोनों जो हैं ये सेमिलुनर वॉल हैं। तो सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि जो खून प्रॉपरली पहले इधर आ जाए, और ये ओपन हो जाएगा, तो खून जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यहाँ से आगे नहीं अभी जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायास्टोल कंडीशन। और सिस्टोलिक कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो अब वेंट्रिकल के अंदर खून आ गया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो सिस्टोलिक कंडीशन है। सिस्टोल के अंदर क्या होगा कि जो वेंट्रिकल है वो उनके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और देन द आर्टरी लिविंग हार्ट, ठीक है। ये एक आर्टरी लीव कर रही है हार्ट को, और एक आर्टरी ये लीव कर रही है, मतलब ये भी जा रही है और ये भी जा रही है। अब ये जो दोनों है इनके अंदर प्रेशर कम होगा एंड वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। जिस तरह हमने पहले देखा था कि एट्रियम के अंदर कम हुआ प्रेशर ज्यादा था, और इसके अंदर कम था, तो ब्लड इसकी तरफ आ गया। अब इसमें प्रेशर इसकी निस्बत ज्यादा है, तो ब्लड जो है वो ये आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब एवी वॉल क्लोज एंड सेमिनल वॉल ओपन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा? एवी वॉल क्लोज हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला वॉल क्लोज हो जाएगा, ताकि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें तो खून वापस ना जाए, इधर को वापस ना जाए। ये दोनों वॉल क्या कर जाएंगे? वो हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और ये सेमिलुनर वॉल है ये ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे ही कंट्रैक्शन होगी निचले वाले पार्ट्स में, तो यहाँ से खून जो है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, और यहाँ से खून जो है वो पूरी बॉडी की तरफ चला जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि बॉडी से आ रहा है और लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजनेटेड है, और उसके बाद पल्मोनरी वेन से वापस यहाँ पे आगे इसमें आ जाता है, और यहाँ से इसने फिर आगे टूवर्ड्स द बॉडी जाना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने। दैट्स अबाउट कार्डियक साइकिल। और डायस्टोलिक फंक्शन अगर हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि ये आपने वैसे ही याद रखना है कि वेंट्रिकल स्टिफ हो जाती हैं, और 60% से कम ब्लड जो है वो पंप करता है। मतलब एक ब्लड की अपनी एक्चुअल कैपेसिटी है उसका 60%, टोटल ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता। और सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, इसके अंदर वेंट्रिकल जो है वो बड़े हो जाते हैं, इन लार्ज हो जाते हैं, और सिर्फ 40 to 50%, इससे भी कम
ब्लड जो है वो नॉर्मल आउटपुट की निस्बत सेंड किया जाता है। हार्ट बीट आपको पता है लब एंड डब की साउंड आती है। जब एवी वॉल जो आर्टरिको वेंट्रिकल वाल्व हैं वो क्लोज होते हैं तो लब की साउंड आती है, जैसे कि वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर जहाँ पे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को बॉडी या लंग्स की तरफ भेजते हैं। और डब की आवाज़ कब आती है? जब सेमुलर वाल्व जो हैं वो क्लोज होते हैं, जैसा कि अर्ली डायस्टोल के अंदर होता है कि जो सेमुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, एवी वाल्व ओपन होते हैं, और मतलब उसकी वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो ब्लड वेंट्रिकल ने एक वेंट्रिकल ने पंप किया है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। जो हार्ट रेट जितनी स्पीड पे हार्ट पंप कर रहा है, बीट कर रहा है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आता है कार्डियक आउटपुट। और एवरेज कार्डियक आउटपुट जो है वो 115 लीटर पर मिनट है, नहीं 15 लीटर पर मिनट। एक मिनट के अंदर 15 लीटर ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा था। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट वाज 1.5 लीटर, मे बी 15 लीटर ही होगा बॉडी के अंदर जब वो कर रहे हैं। लेट्स चेक इट आउट। 5 से 6 लीटर पर मिनट। हाँ 15 लीटर ही है, एवरेज दी हुई है 15 लीटर पर मिनट जो है वो। एक दिल जो है वो एक मिनट के अंदर 15 लीटर खून को जो है वो वहां से सर्कुलेट करवा रहा होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल पर बीट। एक बीट में, ऊपर वाले था पर मिनट, पर बीट जो वेंट्रिकल ब्लड एक वॉल्यूम को ब्लड वॉल्यूम जो पंप आउट कर रहा है उसको आप कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एन इंक्रीज इन वर्टिकल फोर्स एंड कंट्रैक्शन कॉज द इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर वेंट्रिकल फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है अगर वो बढ़ जाती है या उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। Starling law of heart state that the degree of cardiac muscle extension before contraction determine the strength of the contraction। वो कहता है कि पहले कंट्रैक्शन से पहले हार्ट कितना एक्सटेंड किया, कितना फैला, ये डिसाइड करेगा कि वो कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ या कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। डेफिनेटली जितना बड़ा गुब्बारा फैलाओगे उतनी जल्दी वो पिचकेगा, ठीक है, उतना प्रेशर वो वापसी पे लगाएगा। तो इस तरह हार्ट जितना एक्सपैंड कर देगा उतना ही ज्यादा वो कंट्रैक्शन फोर्स वापसी पे लगाएगा। एंड इंक्रीज इन एक्सटेंशन लीड टू अ स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन। दिस डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज रिजल्ट ऑफ द परसेंट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल। डेफिनेटली आप अगर हार्ट ज्यादा फैल गया तो खून ज्यादा फिल होगा, और ज्यादा फिल होगा तो ज्यादा खून बाहर जाएगा, तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इम्यूनिटी रह गई है। इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? इम्यूनिटी की डेफिनेशन आपको पता है, इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता है। लाइन ऑफ डिफेंसेस मैं समझा देता हूँ। लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास तीन लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इनमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपके फिजिकल और केमिकल बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर से मुराद ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो फिजिकली हम आप किसी भी इन्वेडर को रोक रही है, जैसे कि स्किन, ठीक है। स्किन जो है वो नहीं अलाउ करती कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई मच्छर या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो बॉडी के अंदर जाए। स्वेट है, हमारे जो बॉडी पसीना आता है इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को किल करते हैं। आंखों के अंदर टीयर होते हैं, आंसू जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर लाइजोजाइम्स होते हैं जो कि इसको एंटीजेंस के खिलाफ काम करते हैं कि आंखों के जरिए कोई ना चला जाए। सलाइवा मुंह के अंदर थूक होता है उसके अंदर लाइजोजाइम होते हैं जो कि किलिंग एक्शन रखते हैं अगेंस्ट द पैथोजन। अगर आप एयर पैसेजवे में जाते हो, ये जो हमारी सांस की नालियां हैं, तो यहाँ पे म्यूकस होता है जिसको बलगम भी कहते हो, वो उसको करता है। और स्टमक एसिड, अगर खाने वाली नाली में जाते हो तो वहाँ पे स्टमक एसिड होता है। ये सारे फिजिकल एंड केमिकल बैरियर हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है, जो कि अगर जो इन्वेडर है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेता है, वो इतना स्ट्रांग था कि उसने ये ऊपर वाले सब में से किसी एक को क्रॉस कर लिया और बॉडी के अंदर आ गया, तो आगे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो इन्फ्लेमेशन है। कि अगर वो क्रॉस कर गया तो इन्फ्लेमेशन, जैसे अगर कोई मच्छर काट ले तो अब उसने स्किन को पंचर किया है, ठीक है, और केमिकल अंदर इंसर्ट कर दिया है। पहली लाइन ऑफ डिफेंस तो बढ़ गई, ठीक है। दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस आएगी, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन आके काम शुरू करेगी। इन्फ्लेमेशन के बाद फौरन वहां पे क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन आपको पता है, मच्छर काटने से इन्फ्लेमेशन होती है, दाना बनना जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वहां पे तीन चार उसके सिम्टम है। रेडनेस हो जाएगी क्योंकि ब्लड फ्लो क्योंकि इंक्रीज हो चुका होता है। हीट वहां पे होगी क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज किया जा सके। स्वेलिंग होगी, ठीक है, और पेन होगी, ठीक है।
स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है कि इंजर्ड साइड रिलीज हिस्टामाइन, जो जो जिस साइड पे मच्छर ने काटा या इंजरी हुई है वहां पे हिस्टामाइन रिलीज करेगा। हिस्टामाइन जो है वो आगे कैपिलरीज के अंदर मतलब ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाएगा, और जो कैपिलरीज हैं उसको अलाउ करेगा कि वो फेगोसाइट्स को और क्लॉटिंग फैक्टर को डैमेज टिश्यू एरिया में रिलीज कर दें। समझ आई? इंजरी साइड ने पहले क्या किया, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराया, ब्लड फ्लो इंजरी साइड की तरफ इंक्रीज हो गया। वहां पे उसी के साथ जो हिस्टामाइन है वो एक इसने ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाया था, और साथ ही साथ इसने कैपिलरीज की जो परमेबिलिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करवा दिया, ताकि वो फेगोसाइट्स और क्लॉटिंग फैक्टर को इंजरी साइट की तरफ भेज सके। ठीक है, अब जितने भी प्लेटलेट आते हैं वो उस एरिया को सील कर देंगे। सील क्यों करते हैं? सील इसलिए किया जाता है, जिसको वॉलिंग ऑफ इफेक्ट कहते हैं, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट कहते हैं इसको, ताकि वहां से जो चीज है, जो भी केमिकल है वो वहां से निकल के खून के अंदर ना आ जाए और बॉडी में ना फैल जाए। ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द एक लेयर बना दी जाती है ताकि उसको फैलाव को रोका जा सके। और उसके बाद वहां पे फेगोसाइट्स आते हैं और वो सारा जो भी वहां पे डेब्रिस है या जो भी सेल्स हैं, जो भी इन्वेडर्स हैं, उसको वो किल आउट कर देते हैं। फर्ज कर लें अगर वो इसको भी क्लियर आउट कर लेता है और खून के अंदर चला जाता है, हमारा जो इन्वेडर आया उसने फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को भी क्रॉस कर लिया और ब्लड का पार्ट बन गया, ब्लड के अंदर शामिल हो गया, तो उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम है, प्रॉपर इम्यून सिस्टम। इसके पास होते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जो कि स्पेसिफिक रिएक्शन और स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन, एंड जिसके अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है, टी सेल्स है, मेमोरी सेल्स की प्रोडक्शन होती है, कि वो याद रखता है उसको। ठीक है, प्रॉपर एक अगर बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है उसके खिलाफ किस तरह का एक्शन है ना, वो है। लेकिन स्किन कभी भी ये नहीं बता रही कि इस वाले बैक्टीरिया को रोकना है, इसको नहीं रोकना, ऐसा नहीं होता। इन्फ्लेमेशन ऐसा नहीं करती, ओवरऑल कोई भी चीज आ जाएगी इन्फ्लेमेशन होगी। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो बताती है कि ये अगर इस तरह का बैक्टीरिया बैक्टीरिया आया तो ये एक्शन लेना है, फलां वायरस आया तो ये एक्शन होगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक होके उसके खिलाफ स्पेसिफिक एक्शन लेती है। दो तरह की इम्यूनिटी हो सकती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि देखिए बॉडी के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि इन्वेडर आया तो बी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, बी सेल ने उसको रिकॉग्नाइज करना और बी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, अगर आप बॉडी के अंदर इन्वेडर आता है और जो बी सेल है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट विल बी एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि बॉडी ने खुद मेहनत की है। उस ये टाइम लेगा, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन क्या करती है, टाइम लेती है, लेकिन क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। अब एंटीबॉडीज पड़ गई बॉडी के अंदर, पड़ी हैं, वो रहेंगी, वो स्ट्रांग है, वो काम करेंगी। ठीक है, तो उन्होंने टाइम क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर उसके खिलाफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। ठीक है, यू गॉट अ डिजीज एंड रिकवर फ्रॉम, जैसे एक स्मॉल पॉक्स की बीमारी है, ठीक है, या कोरोना वायरस हुआ। ठीक है, तो वायरस बॉडी के अंदर गया लेकिन वीकेंड था, इसी तरह वो उसके अंदर भी किया जाता है इम्यूनाइजेशन, शायद वो मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इम्यूनाइजेशन भी लिखना था। तो इम्यूनाइजेशन जैसे होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर क्या होता है, वीकेंड कमजोर किस्म का जो है ना वो वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डाला जाता है, बॉडी जो है उसको ओवरकम करती है, ओवरकम करके सीखती है। ठीक है, कि हमने इसको कैसे करना, और याद रखती है अगली बार के लिए कि अगली बार ना ये आए। सही है, इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दें, ये भी आपने कोरोना के अंदर सुना होगा कि लोग रिकवर जो हो जाते थे लोग, वो अपना खून दें, वहां से एंटीबॉडीज निकालें ताकि लोगों को रिपेयर किया जा सके, दैट विल बी पैसिव इम्यूनिटी। उसके अंदर क्या किया जाता था कि एक बंदा जो है वो रिकवर हो गया, ठीक है, उसकी डेफिनेटली अब उसके पास एंटीबॉडीज हैं, आप उन एंटीबॉडीज को निकाल लें, उससे मतलब ब्लड डोनेट करवा के, ठीक है, उन एंटीबॉडीज को प्योरीफाई करके दूसरे बंदे को दे दें, बनी बनाई एंटीबॉडीज, तो बॉडी को एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, पहले से एंटीबॉडीज पड़ी हैं। अगर कोई बाहर से कोरोना आ गया या कोई इस तरह का वायरस आ गया सेम, वो फौरन से उसके खिलाफ काम कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगी क्योंकि एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी, बॉडी ने सीखा नहीं कि न्यू एंटीबॉडीज कैसे बनानी है, ये इस स्पेसिफिक के खिलाफ कैसे एंटीबॉडीज बनानी थी, लेकिन क्या था, इंस्टेंटली जो है वो क्योंकि बनी बनाई पड़ी थी तो काम हो गया। इसी तरह बच्चों के अंदर होता है कि जो उनके मदर का ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, तो जब वो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो वो एंटीबॉडीज थ्रू मिल्क जो है बच्चों के पास चली जाती हैं, और बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शन। ये शॉर्ट टर्म होगी और क्विक होती है। ठीक है, बॉडी बच्चे की बॉडी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाई, उसको बनी बनाई मिलती हैं। ठीक है, तो ये इनके दरमियान फर्क होता है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस फाइल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज।